हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 साइंस के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसको जाकर के पहले आप पढ़ें, उसके बाद इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप यूज करें और पढ़ें। अन्यथा ये चैप्टर आप लोगों को उस चैप्टर के बाद में अच्छे से समझ में नहीं, बल्कि समझ में तो आएगा भाई, लेकिन अच्छे से समझना एक अलग चीज होती है, वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसको जाकर के पढ़ें, उसका प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, उसका एक प्रॉपर रिवीजन करें, आ करके फिर इस वीडियो को देखें, इस चैप्टर को पढ़ें, तभी आप लोगों को एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास के साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। सर, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में तो पिछली क्लास में भी बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो जो क्लासिफिकेशन था वो था आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट का जो बेसिस था उसके बेसिस पे था। तो मैं आज प्रॉपर कर देता हूं क्लासिफिकेशन, देख लो इधर। एक होता है केमिकल बेसिस पर, केमिकल स्टेट के बेसिस पे, केमिकल स्टेट के बेसिस पे। केमिकल स्टेट मतलब सर, केमिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? केमिकल वर्ड का मतलब ये होता है ना कि मान लो कि ये जो बॉडी है, ये जो एक पेन है, मार्कर है, तो इसका केमिकल नेचर क्या है, मतलब ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बना है, कौन कौन से एटम्स से, कौन कौन से मॉलिक्यूल से, ये मिक्सर है, ये प्योर है, क्या है, इसको बोलते हैं केमिकल नेचर। क्या बोलते हैं? केमिकल नेचर। तो केमिकल स्टेट के बेसिस पर पूरे के पूरे मैटर को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्योर सब्सटेंस में, एक प्योर सब्सटेंस, एक बांटा गया है प्योर सब्सटेंस में, और दूसरा बांटा गया है मिक्सर में। किसमें? मिक्सर। एक प्योर और एक मिक्सर। और प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो चीजों में, एक एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड। उसके आगे भी चलते हैं। मिक्सर भी दो तरीके के होते हैं। पहला जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सर। ओके, समझ में आ गया क्या? ये था इसका केमिकल स्टेट के बेसिस पर इसका मैटर का डिवीजन। बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट का मतलब सर क्या होता है? उसकी अवस्था, मतलब स्टेट कैसा, मतलब वो रहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका क्या क्या बहुत सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट। कलर उसका, उसकी अवस्थाएं के बारे में जब बात करते हैं, टेस्ट उसका, ये सब बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैंने बताया था आप लोगों को तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक का नाम बताया था सॉलिड, एक का बताया था मान लिक्विड, और एक का नाम बताया था मैं गैस। गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट इन दिस फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बकायदा पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चीज को, जिसमें आज की क्लास में केमिकल स्टेट में प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, कोलाइडल विलियर और सस्पेंशंस, उसके बाद में टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ करके हमारा ये चैप्टर हो जाएगा इन। सबसे पहले बात करते हैं, ये था क्लासिफिकेशन। आप लोग 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं या फिर 30 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। बेहतर है कि आप नोट्स ही बना ले, इसको जल्दी से लिखो भाई। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम एक वर्ड से जिसका नाम है प्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? प्योर किसको बोलते हैं मेरे भाई? प्योर सब्सटेंस एक मैं बताया था, उसके क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस लिखा। जो मैटर था दो भागों में बांटा गया था, प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर मतलब क्या होता है? प्योर का अगर मैं बात करूं तो दो इसके नजरिया होते हैं फॉर अ नॉर्मल पीपल। एक
फॉर अ नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए, ठीक ना, एक फॉर अ नॉर्मल मैन, प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है भाई? मिलावट, ऐसा चीज, ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई मिलावट ना हो। नो एडल्ट्रेशन मतलब कोई उसमें मिलावट ना हो, वैसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ये जो नजरिया है एक नॉर्मल आदमी का देखने का नजरिया है। नो एडल्ट्रेशन फॉर अ नॉर्मल पीपल, प्योर मीन्स, समझ में आ गया क्या? लेकिन जब मैं बात करता हूं एक साइंटिस्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो बात है। नो प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर एक साइंटिस्ट के बारे में बताइए क्या सोचते हैं वो, फॉर अ साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं इस प्योर का मतलब, तो वो बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहेंगे, द substances which are made up of one kind, यहां पर तुम लोग अंडरलाइन करना, one kind of particles, इसका कहने का क्या मतलब है? साइंटिस्ट के अनुसार प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर मैं एक आयरन का रॉड लेता हूं, ये मान लो कि एक आयरन का रॉड है, अगर मैं इस आयरन के रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता चला जाऊं, तो हर एक टुकड़ा जो होगा वो आयरन का ही छोटा टुकड़ा होगा, इसमें कोई सोने का टुकड़ा नहीं मिलेगा। अगर मैं आयरन को तोड़ूंगा तो आयरन का छोटा टुकड़ा मिलेगा, सोने को तोड़ूंगा तो सोने का टुकड़ा मिलेगा, चांदी को तोड़ूंगा तो चांदी का टुकड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोहे को तोड़ने पर सोना मिले, सोने को तोड़ने पर कुछ सोना मिले, कुछ चांदी मिले, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं। उसको फिर प्योर नहीं बोलेंगे, उसको फिर मिक्सर बोलेंगे। प्योर किसको बोलते हैं? जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये साइंटिस्ट के अनुसार ये डेफिनेशन है। क्या है ये डेफिनेशन है? तो सर एक बात बताइए, क्या अगर ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर जब बने हैं, तो क्या इन पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर होगा, केमिकल नेचर सिर्फ किसको कहते हैं? केमिकल नेचर मींस उसका मतलब देखते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, उन पार्टिकल्स जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना होता है ना प्योर सब्सटेंस, तो उनका हम देखते हैं कि वो कैसे हैं, मतलब केमिकल नेचर उनका कैसा है, मतलब कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका जो है उनका मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, या फिर उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो कितना मतलब रिएक्ट करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग केमिकल नेचर देखते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सर कॉन्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा उसको कहते हैं जो मान लो कि ये मार्कर ब्रॉड है, जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है, कोई चीज जिनसे मिलकर के बना है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, मतलब उसको मिला करके बनाने वाला उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वैसे पार्टिकल्स जो किसी चीज को मिलकर के बनाते हैं। केमिकल नेचर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज सिमिलर। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। इनका जो केमिकल नेचर है, अगर ये रॉड है, आयरन का रॉड है, तो इनके जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इनको मिलकर के बनाए हैं, आपस में मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस रॉड को बनाया है, तो उन पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर होगा सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। उन सारे के सारे पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर होगा वो सिमिलर होता है। एक बात समझ में आ गया। और बात करते हैं सर इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में, एक और बात ये हो गया। उसके बाद में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स
होमोजीनियसली प्रेजेंट होते हैं। होमोजीनियसली प्रेजेंट। द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियसली प्रेजेंट। सॉरी, पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं यार। The particles of pure substance are homogeneously यहां पर होमोजीनियसली को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। होमोजीनियसली प्रेजेंट मतलब कि क्या होता है सर कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस प्योर सब्सटेंस के, उनका जो नेचर होता है वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब कि होमोजीनियस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। बहुत अच्छा सवाल। होमोजीनियस का मतलब मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं, देखो आराम से। होमोजीनियसली का मतलब होता है कंपोजिशन जो है सिमिलर हो, सिमिलर composition throughout in a fixed proportion in a fixed proportion। सबसे पहली बात, सिमिलर कंपोजिशन मतलब क्या हुआ सर? सिमिलर कंपोजिशन मतलब क्या हुआ सर, ये पहले बात बताइए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर कंपोजिशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये दो वर्ड से आप लोग आराम से समझिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा सिमिलर कंपोजिशन के बारे में। यह एक वाटर, इसमें वाटर है, क्या इसमें एक वाटर है, ठीक। इस वाटर में अगर मैं बात करूं, इसका जो ये एक प्योर सब्सटेंस है, मानते हो? यहाँ पर मैं बताता हूँ सॉरी, यहाँ पर मैं बताया नहीं आप लोगों को कौन कौन सा एग्जांपल होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो अभी मैं बताता हूँ आयरन का रॉड, सोना चांदी, H2O भी एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है, CO2 भी एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो H2O है पानी, इसका जो कंपोजिशन आप लोग देख पा रहे हैं थ्रू आउट द वाटर, इस पूरे के पूरे वाटर में, इस पूरे के पूरे ग्लास ऑफ वाटर में इसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा है। क्या है? सिमिलर है। कंपोजिशन मतलब ये जिन चीजों से मिलकर के बना है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनका जो थ्रू आउट द ग्लास में पानी है, इस ग्लास ऑफ पानी का कहीं से भी मैं एक चम्मच पानी निकालूं और उनका कंपोजिशन में जांच करूं कि वो जो एक चम्मच पानी है किससे मिलकर बना है, तो वो जो पानी है वो भी पानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और इस ग्लास में जो पानी रह जाएगा उसका भी कंपोजिशन में अगर चेक करूं तो ये पानी भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बनेगा। मतलब कि इनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनियसली प्रेजेंट होते हैं, अर्थात कि इनका सिमिलर कंपोजिशन होता है। चाहे वो पानी गटर का पानी हो या फिर समुद्र का पानी हो या फिर पीने वाला पानी हो या फिर नहाने वाला पानी हो, कोई भी पानी हो, इनका कंपोजिशन जो होता है सिमिलर होता है। कैसे होते हैं? ये सिमिलर कंपोजिशन होते हैं। एक बात तो समझ में आ गया सर कि सिमिलर कंपोजिशन मतलब कि एक ही तरीके से बने होते हैं, चाहे वो कहीं से भी बने हो। अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये जो वाटर है ये बना होता है, मान लीजिए कि H2O इसका है फॉर्मूला, तो H2O में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के जो है 1 एटम से। देख भाई, हाइड्रोजन जो है इसका 2 एटम है और ऑक्सीजन जो है कुछ नहीं तो 1 है। तो ये जो H2O है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने से बनता है, इसीलिए बोलते हैं इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आप हाइड्रोजन लाइए, आप ऑक्सीजन लाइए, हाइड्रोजन को 2 एटम्स लाइए और ऑक्सीजन का 1 एटम लाइए और दोनों को कंबाइन कराइए, केमिकल प्रोसेस कराइए, केमिकल रिएक्शन कराइए, आप लोगों को एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाएगा। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो होते हैं वाटर फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ H and O के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है ये वाटर। समझ में आ गया कि आप लोगों को? कहने का मतलब यह था कि अगर सिमिलर कंपोजिशन हो थ्रू आउट द पूरे के पूरे ग्लास में, अगर कंपोजिशन सेम हो या फिर सिमिलर कंपोजिशन का मतलब यह है कि आप लोग इस वाटर में कुछ और नहीं देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंट पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देगा, बस सिर्फ इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये है आप लोगों का सिमिलर कंपोजिशन का मतलब। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि ये जो चाहे 1 चम्मच हो चाहे पूरे का पूरा समुद्र हो, उनका जो रेशियो होगा, मिलने का जो रेशियो होगा
एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मिलने का रेशियो है कंबाइन करने का, वो 2:1। आई होप आप लोगों को सिमिलर कंपोजिशन एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया। सिमिलर कंपोजिशन मतलब पूरे के पूरे थ्रू आउट द एक ही चीज से दिखाई देंगे, एक ही जैसी दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड सिमिलर कंपोजिशन। एक ही तरीके के मिलकर बने होते हैं। और थ्रू आउट द फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में। गटर का पानी का भी जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे वो 2:1 में ही प्रेजेंट होंगे, या फिर जमीन के नीचे का जो पानी है या वर्षा का जल का जो पानी है वो भी उनका फिक्स रेशियो होता है, 2:1। आई होप आप लोगों को होमोजेनियस का मतलब समझ में आया। होमोजेनियस मतलब सिमिलर कंपोजिशन एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों को मिलाकर का होमोजेनियस बोलते हैं। ये जो पानी है होमोजेनियसली प्रेजेंट है। कैसे है? होमोजेनियसली प्रेजेंट है। होमोजेनियस के बारे में और बात करेंगे मिक्सर वाली सेक्शन में आप लोगों को। तो ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनका जो पार्टिकल्स होता है वो होमोजेनियसली प्रेजेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। बात करते हैं सर आगे की तरफ। जब ये सब होमोजेनियसली प्रेजेंट होते हैं तो क्या ये फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से अलग किए जा सकते हैं? एक बात बताओ भाई, क्या ये फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है? नहीं सर। फिजिकल मेथड मतलब क्या होता है? फिजिकल मेथड मतलब होता है फिल्ट्रेशन, छानना, फिल्ट्रेशन। उसका फिर हम लोग उसा करके ऐसे पंखा चला करके उसा करके उसको छान करके, या फिर उन सारी चीजों को बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से क्या पानी को आप अलग कर पाओगे? इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तोड़ पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन सारे क्या सर, सारे के सारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको क्या हम लोग फिजिकल और केमिकल मेथड से नहीं तोड़ पाएंगे? एक बात आता है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्योर सब्सटेंस में दो तरीके के मैं बताया हूं, एक एलिमेंट होता है और एक होता है कंपाउंड। तो जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड जो ये H2O हो गया वाटर, वो है कंपाउंड। तो उस कंपाउंड को हम लोग केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं। अगर मैं इस H2O को तोड़ना चाहूं तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा आराम से। तो कंपाउंड को केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है बट फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन एक एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है। ये हो गया आप लोगों का भरपूर ज्ञान। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताया हूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं। वो बात मैं लिख देता हूं यहां पर कि the constituent particles, pure substance cannot be separated into its constituent particles by physical or chemical method। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर फिजिकल मेथड किसको बोलते हैं? फिजिकल मेथड उन मेथड्स को बोलते हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन, जैसे किसी चीज को छान देना, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। और केमिकल मेथड सिर्फ किसको बोलते हैं? केमिकल मेथड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का क्या होता है? अगर इस पानी के ग्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टूट जाना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना, लिसिस मतलब होता है टूटना। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर टूट जाता है कोई चीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो केमिकल मेथड का एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलिसिस। और इस मीनिंग ऑफ केमिकल मेथड फिल्ट्रेशन, किसी चीज को छानना, किसी चीज को चुनना, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में फिजिकल और केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन सर क्या बात आप बता रहे हैं वो सही है। प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं, केमिकल मेथड से भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में केमिकल मेथड से भी नहीं तोड़ सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। लेकिन कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से कंपाउंड्स को तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O can separated into
सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आराम से समझ लेना भाई, वही जो आगे बात बताया हूं वही सब लिखती हूं। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें प्योर सब्सटेंस में, तो उसको ना तो फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं ना ही केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं, केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा डिस्कशन अबाउट द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आप लोगों का खत्म हो चुका है, लेकिन अभी प्योर सब्सटेंस में पढ़ना रह गया है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो आई होप आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के बारे में पता चला होगा। प्योर सब्सटेंस का एक फाइन डिवीजन ले लो। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं, एक नॉर्मल आदमी के लिए जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और ये जो बात लिखी गई है एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा भाई, एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइंटिस्ट के लिए क्या मतलब व्यू है उसके देखने का, द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो केमिकल नेचर होता है वो होते हैं सेम, सिमिलर होते हैं। एग्जांपल मैं एफी लोहा ये सब बता दिया। पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो होमोजेनियसली प्रेजेंट होते हैं, होमोजेनियसली का मतलब मैं बताया कंपोजिशन जो होता है सेम होता है, सिमिलर होता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। देख रहा है भाई कितना पढ़ाई का लेवल अच्छा है। तुम्हारा बोर्ड कहां छूटा है एनसीईआरटी का, एक भी वर्ड नहीं छूटा है, कॉमा तक नहीं छूटा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में एक बार लिख करके जाइए कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा सिलेबस कवर हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और आप लोग अभी ये जो स्लाइड है भर चुका है, इसका एक बार आप लोग नोट कीजिए सारी की सारी चीजें। शुरुआत में मैं बताया था प्योर सब्सटेंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसके दो टाइप्स जो हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग एलिमेंट की कहानी। एलिमेंट जो होते हैं, अब सभी लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए भाई, एलिमेंट्स के बारे में आप लोग जानते हो। 30 तक तो एलिमेंट आप लोगों को याद होगा, फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक आप लोगों को एक कंठस्थ होना चाहिए। एलिमेंट कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट जो होते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे सामने, उनका नाम है एनसीईआरटी के अनुसार एंटनी लेवोइजियर। एंटनी लेवोइजियर के अनुसार जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब कि एलिमेंट्स आर दैट मैटर मतलब वो सारे पदार्थ होते हैं एलिमेंट्स आर दैट मैटर which can not broken down into simpler substances by chemical methods, chemical रिएक्शन की मदद से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। नॉट ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन। इसको बोलते हैं हमारे एंटनी लेवोइजियर साहब। ये जो डेफिनेशन है आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये एक प्योर सब्सटेंस है। अगर ये प्योर सब्सटेंस है मास्टर साहब, तो ये जो प्योर सब्सटेंस है तो ये एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। मानते हैं बात को? मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। मेड अप ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ one kind of particles, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं ये जो एलिमेंट होते हैं वो। एग्जांपल के साथ बात कर ली जाए यहाँ पर। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं Fe लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, O2 भी तो एक हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन में लिखा हूं O2 यानी कि O का है वो दो, तो वो दो गुना है लेकिन है तो वो ही ना, एक ही तरीके का ना है दोनों। एक राम है तो दूसरा तो राम है ना, है दो बार है तो ये क्या है? ऑक्सीजन दो बार है, ऑक्सीजन ही है, इसलिए इनका तो एक ही ना है, मतलब कि एक ही तरीके के हैं, वन काइंड ऑफ, एक ही तरीके के परमाणु, इसलिए ETC। और भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़े जा सकते हैं और इनको एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं भाई, और थोड़ा गहराई में चलते हैं। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो 118 को एलिमेंट है। क्या है? पीरियोडिक टेबल में
पीरियोडिक टेबल। आप लोगों को पता नहीं है पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग उसको देखेंगे जरूर, इसी चैनल पर है। द बेसिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस करके उसका टाइटल है, आप लोग उसको देखेंगे। तो पूरी के पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 गो एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है भाई? 118 गो, जिसमें से 90 गो जो है एलिमेंट, 90 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये नेचर से ही प्राप्त हो चुके हैं नेचुरली। बच गए हमारे जो कितने बच गए भाई? 28 जो बच गए, 28 वो है मैन मेड। 28 एलिमेंट्स जो है वो है मैन मेड, आदमी द्वारा बनाया गया है, मैन मेड, इंसान द्वारा बनाया गया है 28 गो एलिमेंट्स। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 118। बात को समझना है। सॉरी, यहाँ पर जो 90 है, यहाँ पर 90 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 92। क्या होगा यहाँ पर? 92। तो यहाँ पर अगर 92 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 26। समझ में आ गया क्या? अब चलते हैं थोड़ा सा इधर, सॉरी मिस्टेक के लिए, और बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि 118 गो एलिमेंट्स में से, 118 गो एलिमेंट्स में से जो 91 गो एलिमेंट है, 91 एलिमेंट आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, 91 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं मेटल्स। कैसे हैं भाई? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल्स में कुल कितने मेटल्स हैं? तो 91 गो है। कितने हैं? 91 गो। बात करते हैं जो 20 एलिमेंट्स हैं वो है नॉन मेटल्स। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? वो है तुम्हारे 20। लेकिन जो 7 गो एलिमेंट है वो है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होता है तीनों? आइए समझते हैं। इन तीनों को हम अब विस्तार पूर्वक समझने जा रहे हैं। आ गया समझ में क्या बात? तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में 91 गो मेटल्स है, 20 गो नॉन मेटल है, 7 गो मेटेलॉइड्स है। समझ में आ गया क्या? बाकी जो 92 गो एलिमेंट्स है वो नेचुरली प्रेजेंट है, और 26 गो जो एलिमेंट्स है वो मैन मेड है। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं कि अब ये जो एलिमेंट होते हैं इनको बांटा गया है 3 टुकड़ों में। ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एक मेटल्स, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन मेटल्स, और एक होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, सब मेटल्स और मेटल्स पढ़ देते हैं। मेटलॉइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है सर। सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि ये जो मेटल होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? क्या बोला मैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। मतलब कि ये जो मेटल्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इसमें से बिजली भी पास हो सकता है, फ्लो करा सकते हैं ये, और हीट भी फ्लो करा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कि ये जो है वो गुड कंडक्टर माने जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जो सबसे ज्यादा जो है कौन सा मेटल है जिसका सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी क्षमता जो है वो ज्यादा होता है, तो वो है चांदी, Ag। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है आप लोगों का कॉपर। उसके सबसे कम जो होता है वो होता है एल्युमिनियम के तार का। एल्युमिनियम का जो वायर होता है उसका जो कंडक्ट कराने की जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की जो पावर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांदी। तो चांदी का वायर क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि वो महंगा है, जाहिर सी बात है महंगा है। कॉपर का हम लोग यूज करते हैं। ये जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर। समझ में आ गया क्या? मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं लस्टर मीन्स चमकने वाले। कैसे होते हैं? शाइनिंग, चमकते हैं ये। लेकिन ये जो होते हैं नॉन लस्टर होते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं डक्टाइल सर किसको बोलते हैं? ये है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि पतले वायर के रूप में फैला देना। एक मेटल को पीट करके क्या कर देना? पतला सा एक वायर बना देना, मतलब खींच करके लंबे दूरी तक ले जाना, उसको बोलते हैं हम लोग डक्टाइल। ड्रॉन इनटू थिन
वायर। और यहां से मैं आप लोगों को एकदम चुटकुला वाला बात बताता हूं। 1 ग्राम जो सोना है, 1 ग्राम जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल AU, इससे हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाते हैं। 2 किलोमीटर का जो लॉन्ग, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाते हैं। कितने सोना से? 1 ग्राम सोना से लॉन्ग वायर बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे डक्टाइल नहीं होते हैं। समझ में आ गया क्या बात? ये जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं मेलाइबल। मेलाइबल में होता है पतले छोटे पीट पीट करके पीट कर एक थीन सीट में उसको परिवर्तित कर देना। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर समझो कि मैं एक लोहा लेता हूं, उसको गर्म करता हूं और उसको पीटता हूं। पीटने पर क्या होगा? वो लोहा चौड़ा हो जाएगा, एक छोटा मतलब कि एक लंबा सा सीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सीट। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलाइबल। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलाइबल। मिलाइबल मींस ड्रॉन इनटू थिन सीट। एक सीट में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मिलाइबल बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स मिलाइबल नहीं होते हैं सर। यह तक हो गया हमारा बात मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर का। क्या बात होता है सर मेटलॉइड्स के बारे में पहले बताइए आप कि व्हाट इज द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उनको बोलते हैं जो 2 तरीके के गुण रखते हैं। कुछ मेटल्स भी, मतलब मेटल जैसा भी गुण रखते हैं, और मेटलॉइड्स नॉन मेटलॉइड जैसा भी बिहेवियर रखते हैं। मतलब कि ये बॉर्डर को प्रेजेंट होते हैं। सो द properties of metals and non-metals also। ठीक है, इसका एग्जांपल का अगर बात करूं मैं तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये हो गए। तो कितने होते हैं नॉन मेटल्स? हमारे मेटलॉइड्स 7। तो 7 हो गया। तो मैं बता दिया आप लोगों को मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। यहां तक हमारा डिस्कशन होता है मेटल्स और एलिमेंट्स के कहानी के खत्म करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, इसको पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद में कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड भाई उसको बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। अ सब्सटेंस which is made up of 2 or more एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बनते हैं कौन? हमारा कंपाउंड। which is made up of 2 or more elements and these elements are chemically combined in a fixed proportion। अगर किसी ने कह दिया कि सर फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब बताइए, गोली मार दूंगा, बता चुका हूं। सेम रेशियो में, ठीक ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब समझ में आया? ये सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो 1 से 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं। सर ये जो है ऐसे थोड़े मिलकर के बन जाएगा, इनको केमिकली कंबाइन कराया जाता है। कैसे? वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। कैसे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन कराने से इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बनता है हमारा कंपाउंड। सर एग्जांपल की बात कर दीजिए यहीं पर थोड़ा सा। कंपाउंड जो होते हैं, यहां पर एग्जांपल मैं बताऊंगा H2O का, CO2 का, NaCl का, ये सब क्या है? हमारे कंपाउंड है। तो यहां पर समझ में आ रहा है एक बात सर कि H2O, CO2, NaCl में 2, 1 और 2, एयर पर भी 1 और 2, यहां पर भी 1 और 2, मतलब कि जो कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। क्या लिखा मैं? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more kind of atoms। 2 या 2 से अधिक तरह के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं कौन? हमारा कंपाउंड। तो यहां तक हमारा डिस्कशन खत्म होता है प्योर सब्सटेंस का। मेरे भाई एक बात बता दो,
क्या चीज छूटा है तुम्हारा? प्योर सब्सटेंस में मैं पूरा का पूरा उसका डेफिनेशन बताया, उसके बाद में मैं एलिमेंट बताया, उसके बाद में कंपाउंड बताया, क्या छूटा है सब कुछ, नॉट मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब कुछ पढ़ा दिया। आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया सब कुछ? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में एक बार लिखिए प्लीज, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए कि सर अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपका ये चीज लिखने से मेरा मोटिवेशन हाई होगा और आपका एक मोटिवेशन मुझे अगले चैप्टर पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर करेगा। तो इतना हो गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो प्योर सब्सटेंस था वो खत्म हो चुका है, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सर, व्हाट इज द मिक्सर सर? मिक्सर किसको बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस किसको बोलते थे सर? प्योर सब्सटेंस तो उसको बोलते थे जिसमें सारी की सारी चीजें एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो मिक्सर अलग चीज है। मिक्सचर में एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बनता है। पहली बात, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स को मिला देते हैं। तो सर दो या दो से अधिक पार्टिकल्स को मिला देते हैं तो कंपाउंड बनता है। मानते हो बात को? यहां पर तो लिखे हैं सर आप कि एक सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं। यहां पर भी वही बात बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक तरह के मिलकर बनते हैं कंपाउंड, उसको बोलते हैं मिक्सचर। यही बात बोल रहे हैं आप भी, दोनों आप ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। एक अंतर है कंपाउंड में और मिक्सचर में। क्या वो अंतर है? कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। वाओ सर, क्या बात है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मतलब कि अगर कहीं मैं वाटर की बात करूं तो इसमें 2:1 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मैं मिलाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्सर का तो कोई भी, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रोपोर्शन का मैं ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आ गया क्या? When two or more substances are mixed with each other in any proportion, ध्यान देना बात को, any proportion, ये बात आप लोगों की पकड़ने वाली है। यहां पर था फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लेकिन यहां पर क्या है? एनी प्रोपोर्शन, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, बिना किसी प्रोपोर्शन के, अगर किसी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं उसको बोलते हैं मिक्सर। केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मिक्सर। समझ में आ गया क्या? बात बताओ भाई। एयर का अगर मैं बात करता हूं तो एयर हमारा क्या है? मिक्सर है। उसके बाद में मैं बात करूं एक ये हो गया तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट वाटर etc। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मिक्सर का एग्जांपल। सबसे पहली बात, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सर, एक मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक बात बताना भाई, यह हो गया हमारा वाटर, एक ग्लास पानी। अब इस ग्लास पानी में अगर मैं यहाँ पर बालू डालूं, लो ये बालू है, अगर मैं इसमें बालू डालता हूं तो ये क्या बन गया? बिना किसी फिक्स प्रोपोर्शन में डाल रहा हूं, बिना कोई फिक्स प्रोपोर्शन में ध्यान ही नहीं रख रहा हूं। ले और डाल दो, और डाल दिए। ले, मैं प्रोपोर्शन का ध्यान दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। कोई भी प्रोपोर्शन का मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस मिलाता चला जा रहा हूं। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस, एक और ये पानी और एक बालू, दो सब्सटेंस को मैं कर रहा हूं मिक्स, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के और बिना किसी प्रोपोर्शन का ध्यान दिए। ये हो गया हमारा एक मिक्सर। किसका? पानी और बालू का मिक्सर हो गया। समझ में आ गया क्या? अगर मैं इस बात को आगे चलूं लेकर के और मैं चाहता हूं ये जो ये पानी और बालू को मैं मिलाया हूं, इस पानी और बालू के जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स? इस मिक्सर के पार्टिकल्स। इस मिक्सर के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वाटर और बालू। इस वाटर को बालू को जो पार्टिकल्स हैं, इन मिक्सर के पार्टिकल्स को मैं करना चाहता हूं सेपरेट, मतलब पानी को अलग बालू को अलग करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। मैं चाय की छन्नी लाऊं और इसको छान दूं, क्या कर दूं? छान दूं, तो पानी क्या हो जाएगा? अलग। देख भाई, चाय का छन्नी नहीं है तो ऐसे ही दिखा दे रहा हूं मैं। यहां पर हो गया तुम्हारा, देख लो ऐसे, अगर पानी को मैं गिरा दूं ऐसे, पूरा मैं पानी गिरा दूं तो ये जो बालू है वो अलग हो जाएगा और ये जो पानी है वो अलग हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं मिक्सर के पार्टिकल्स को सेपरेट। समझ में आ गया क्या? ये पूरे नीचे पानी हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आगे चलते हैं, अब समझते हैं बात आगे की तरफ। क्या होता है सर अंतर कंपाउंड में और मिक्सर में? कंपाउंड और मिक्सर में अंतर समझ लेते हैं थोड़ा सा। आइए यहीं पर समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कंपाउंड और एक तरफ मिक्सर।
क्या हो सर अंतर? पहली बात तो आप लोगों को पता है यह एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, और इसमें होती है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। ये जो प्लस देकर के एंटी लिख रहा हूं इसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। और ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। एट एनी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन, किसी भी एनी प्रोपोर्शन में इसको मिला दिया जाता है बस। इसमें होते हैं जो कंबाइन, वो केमिकल रिएक्शन की मदद से, केमिकल रिएक्शन की मदद से, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नो एनी केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। आगे समझ में मेरे भाई, आगे समझ में कंपाउंड में और मिक्सर में अंतर। अब जो बात करने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सर के बारे में, मिक्सर कितने तरीके के होते हैं। तो आइए समझते हैं मिक्सर के टाइप्स। मिक्सर के जो टाइप्स होता है भाई दो तरीके का, आराम से सुनना मेरे भाई बात। सबसे पहले जो मिक्सर होता है वो दो तरीके का होता है, आराम से सुनना। मिक्सर्स आर टू टाइप्स ऑफ, मिक्सर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। दूसरा जो टाइप्स है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस का मैं मतलब समझा चुका हूं, कंपोजिशन जो होता है सेम होता है हर एक जगह पर। हेटेरोजीनियस में एक जैसा सिमिलर कंपोजिशन देखने को नहीं मिलते हैं। पहली बात तो ये हो गया। इसमें पहली जो बात बोलेंगे हम लोग, मिक्सर पिच, एक मिक्सर जिसका कंपोजिशन, मिक्सर विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब क्या हुआ इस बात का कि थ्रू आउट द मिक्सर, उसका जो कंपोजिशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म, मतलब कि एक ही जैसा होगा। कैसा होगा? एक ही जैसा। आराम से समझाऊंगा मैं इस बात को। लेकिन इसका जो है मिक्सर which composition is non-uniform throughout, पूरे के पूरे मिक्सर में इनका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या बोला मैं? नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं दिखाई देंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन यूनिफॉर्म मींस क्या होता है? एक जैसा। जहां पर भी बात करेंगे वहीं पर उनका हम लोग देख सकते हैं कि नहीं सर ये जो है एक जैसे लग रहे हैं देखने में। बात करता हूं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा के। तो ये जो बालू है इसको मैं करता हूं अलग। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी आ गया है, डस्ट आ गया है, इसको फेंक देते हैं बाहर। चलो भाई शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पानी है, पानी में इस बोतल बालू में डालूंगा तो आप लोग देखेंगे। मैं बना रहा हूं एक मिक्सर जिसमें मैं पानी ले रहा हूं ग्लास में, और ये बालू ले रहा हूं इस ग्लास में, और ये ले रहा हूं मैं पानी बोतल में। इसको मैं मिक्स करता हूं। क्या करता हूं आप लोग देखेंगे इधर। मिक्स करता जा रहा हूं। अब आप लोग बताओ, ये बन गया एक टाइप का मिक्सर। क्यों? क्योंकि इसमें विदाउट एनी कंपोजिशन, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, दो चीजों का मैं क्या कर दिया हूं? मिक्स करा दिया हूं। तो ये बन गया एक मिक्सर। और ये जो मिक्सर है मुझे बताना है ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है। तो मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टीज का देख लेता हूं भाई। पहली बात तो होमोजीनियस मिक्सर सर उसको बोलते हैं ना कि कहीं भी अगर मैं इसका कंपोजिशन देखूं, कहीं भी अगर मेरा है मैं फैलाऊं, कहीं भी नजर डालूं तो एक ही जैसा दिखाई देना चाहिए, एक ही जैसा कंपोजिशन दिखाई देना चाहिए। लेकिन मार्क्स साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर बात करूं इस जगह पर, तो यहाँ पर तो सर पानी दिखाई दे रहा है, बालू तो दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर नीचे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ बालू दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या मतलब है? इनका जो कंपोजिशन है एक जैसा है। पूरे का पूरे मिक्सर में, पूरे के पूरे ग्लास में बालू हर एक जगह है, क्या पानी हर एक जगह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहेंगे इसका जो कंपोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक तरीके के नहीं है। इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर्स। मिक्सर्स विच कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि एक जैसा कंपोजिशन ना रहे, सिमिलर कंपोजिशन ना रहे, सेम कंपोजिशन ना रहे थ्रू आउट द मिक्सर। इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सर। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सर की। तो होमोजीनियस मिक्सर के लिए दर्शाने के लिए इसको पानी को मैं फेंक देता हूं, बालू को भी फेंक देता हूं, और थोड़ा इस ग्लास को मैं धो देता हूं। और इस ग्लास को धोने के बाद में अच्छे से थोड़ा इसको धो दिया जाए।
और इस ग्लास को धोने के बाद में इस ग्लास में मैं डालता हूं पानी। सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दिया जाएगा। इस ग्लास में मैं डाल रहा हूं पानी। देखो, ग्लास में मैं डाल दिया पानी। और बताओ मुझे एक बात, अब इस ग्लास में मैं डालने वाला हूं पानी के साथ में नमक। क्या डालने वाला भाई? नमक। तो तुम लोग देखना, ये हो गया है पानी और ये हो गया हमारा सॉल्ट। तो मैं इसमें डालता हूं सॉल्ट को। सॉल्ट को डाल दिया सॉल्ट को। एक चम्मच और डालते हैं, मजा आएगा। ठीक, इस सॉल्ट को एक चम्मच और मैं डुबो देता हूं। देखो ज्यादा हो गया तो ये नीचे गिरा, तो थोड़ा सा गिरा देते हैं, थोड़ा सा गिरा देते हैं। चलो अब करता हूं मैं इसको मिक्स। तो इसको मिक्स करते हैं, एक मिक्सर बनाते हैं। सबसे पहली बात, इसमें सॉल्ट एंड वाटर मिला है तो एक मिक्सर है, मानते हैं बात को, क्योंकि इसमें एक सॉल्ट हो गया और एक वाटर हो गया, तो दोनों मिलकर के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। मतलब दो पार्टिकल्स को मैं किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलाया, ठीक ना, कोई इसका रेशियो नहीं लिया हूं, एक ऐसे ही मिला लिया हूं। तो ये हो गया हमारा मिक्सर, मानते हैं बात को। अब देखो मेरे भाई लाओ, मेरे हीरे, अब इसको मैं मिला चुका हूं। क्या कर चुका हूं मैं? मिला चुका हूं। अब देखो यहां पर जिस तरीके का तुमको नजारा देखने को मिल रहा है, सेम नजारा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना मात्रा में नमक यहां पर घुला है ना पानी के साथ, उतना ही मात्रा में यहां पर भी घुला है। यहां तक इस चम्मच, यहां से एक चम्मच निकाल कर मैं वाटर चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा ना, उतना ही कड़वा लगेगा जितना कि यहां से मैं, समझ रहे हो बात को ना, कि थ्रू आउट द ग्लास में, पूरे के पूरे ग्लास में जो भी मैं मिक्सर बनाया हूं, उनका कंपोजिशन एक जैसा है, उनका नेचर एक जैसा है, उनका कलर एक जैसा है, उनका टेस्ट एक जैसा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म। थ्रू आउट द मिक्सर इनका जो है कंपोजिशन एक जैसा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजेनियस मिक्सर। तो नमक पानी का जो मिक्सर होता है वो क्या होता है? हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर होता है। समझ में आ गया क्या? चलो भाई, बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं आगे, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सर्स जो होते हैं, क्या मैं होमोजेनियस मिक्सर्स को सेपरेट कर पाऊंगा बाय द फिजिकल मेथड? कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। इसके जो पार्टिकल्स हैं, होमोजेनियस मिक्सर्स के जो पार्टिकल्स हैं, क्या आप पहचान पाएंगे इसको कि कहां बालू है, सॉरी कहां इसमें नमक है, कहां पानी है? नहीं, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश्ड मतलब अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे कि कहां, बताओ ना भाई कहां पर नमक है। यहाँ पर तो नमक दिखाई नहीं दे रहा है, कहां नमक है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब बालू और पानी था, उसमें बालू नीचे बैठ गया था, पानी ऊपर था, तो हम लोग बालू को अलग देख पा रहे थे। नहीं समझ में आ रहा? देख भाई फिर से, ये हो गया बालू तुम्हारा, ले इसमें डालो। तो यहां पर बालू आप लोगों को नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और पानी ऊपर, मतलब कि बालू को मैं अलग देख रहा हूं, पानी को मैं अलग देख रहा हूं, दोनों में मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, मतलब विभेद कर रहा हूं कि ये है पानी और ये है बालू, यानी कि मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, मतलब कि विभेद कर रहा हूं, कि पहचान जा रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश। तो जो होमोजेनियस मिक्सर है, क्या उनके पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? तो नहीं। लेकिन हमारे जो हेटेरोजेनियस मिक्सर है, इनको आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। मानते हो बात को? एकदम मानते हैं सर, देख करके मानते हैं सर, एक्सपेरिमेंट के साथ में। अब बात बताना एक और, क्या जब इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बालू और पानी को देख सकते हैं, तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्या सर इसको हम लोग कर सकते हैं? नॉट। बट कैन नॉट सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड, but by chemical method we can separate। मतलब कि फिजिकल मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड वी कैन सेपरेट। तो ये हो गया तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर का डिस्टिंग्विशन, मतलब कि अंतर विभेद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आई होप। मिक्सर्स की कहानी पढ़ने के बाद में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एलॉयज। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एलॉयज के बारे में। व्हाट इज एलॉयज? एलॉयज उनको बोलते हैं, देखो भाई एकदम इजी भाषा में बताता हूं। एलॉयज मतलब मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या तो दो या दो से अधिक मेटल हो, या फिर टू और मोर मेटल्स, यहां से थोड़ा सा मैं, मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर वन मेटल प्लस
वन नॉन मेटल, वन नॉन मेटल, या तो दोनों दो या दो से अधिक मेटल हो, या तो एक मेटल हो या फिर एक नॉन मेटल है। इनके मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोइज, नॉन मेटल, सॉरी यार, नॉन मेटल। समझ में आ गया क्या? दो या दो से अधिक मेटल्स का जो मिक्सर होता है उसको एलोय बोलते हैं, या फिर हटाओ यहां से ऑफ को, या फिर वन मेटल, एक मेटल हो, या दूसरा जो हो वो नॉन मेटल हो, इसको बोलते हैं एलोइज। एग्जांपल के तौर पे जो ब्रास है, ब्रास जो है हमारा, वो एक हमारा एलोइज है जो मिल करके बना होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक से। आप लोगों को पता है कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है, तो दोनों मेटल और मेटल से मिलकर के बना है। ये भी एक मेटल है और जिंक भी एक क्या है? मेटल है। तो दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर के बना है, इसलिए क्या है? ब्रास हमारा, ये है हमारा एलोइज। ये जो होते हैं 70% होते हैं और ये जो होते हैं 30% की मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये बात है एनसीईआरटी की, तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा भाई साहब, ठीक है? आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये जो होते हैं एलोइज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं, तो एलोइज की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हो गई ये हो गई। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनको फिजिकल मेथड से कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और बात एक याद करो कि और एक चीज मैं बताया था जिसको फिजिकल मेथड से मतलब सेपरेट नहीं किया जा रहा था, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। वो कौन था जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर पा रहे थे? वो था कंपाउंड। कंपाउंड को सर हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं कर पा रहे थे सेपरेट, केमिकल मेथड से कर रहे थे। तो सेम उसी तरीके का ये भी गुण दिखाता है, उसको भी फिजिकल मेथड से नहीं, इसको भी फिजिकल मेथड से नहीं। तो क्या ये कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है मास्टर साहब। ये बिहेव लाइक कंपाउंड्स के जैसे ये बिहेव करते हैं। क्यों? किस बेसिस पर कहा गया? क्योंकि इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा रहा था। अब बात करते हैं आगे की तरफ। ये जो होते हैं कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, कैन नॉट बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। किसी भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये नहीं होते हैं। तो सर कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग मिक्सर बोलते हैं। तो ये बिहेव लाइक मिक्सर, बहुत बढ़िया सर, इसको हम लोग बोलते हैं बिहेव लाइक मिक्सर। ये मिक्सर के जैसे भी बिहेव करते हैं, तो ये कंपाउंड्स भी होते हैं या फिर मिक्सर्स भी हो सकते हैं। बात तो समझ गया क्या? ये हो गया तुम्हारा एलोइज की पूरी कहानी। एक बार नोट करो भाई इसको। कहानी पढ़ने के बाद में हम लोग अब चलते हैं होमोजेनियस मिक्सर्स के टाइप्स की तरफ। तो होमोजेनियस मिक्सर जो होता है भाई, वो होते हैं एक तरीके का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात थोड़ा सा समझ लो इधर, जो मिक्सर्स है, मिक्सर्स दो तरीके के, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जो मिक्सर है वो एक तरीके का सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस मिक्सर है वो दो तरीके के, एक सस्पेंशन इसको नोट कीजिएगा आप लोग, सस्पेंशन, और एक दूसरा होता है कोलाइडल। स्पेलिंग गलत है, सुधार लीजिएगा। चलिए इतना आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन के बारे में। आराम से समझना, एकदम मजा आ जाएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी इसको पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। आराम से सुनना भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है ये बात समझते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, इसको इग्नोर नहीं करना। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात सर आप बोल चुके हैं कि एक तरीके का ये होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया क्या? इसमें दो चीजें होती है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के जो घटक, सॉल्यूशन कंपोनेंट, वो दो तरीके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं वो दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट और दूसरा, बोल दो एक बार और, सॉल्वेंट। सबसे पहली बात, व्हाट इज द सॉल्वेंट? सॉल्वेंट उसको बोलते हैं dissolves the other component in it। वैसे सब्सटेंस जो अपने अंदर अन्य सब्सटेंस को घोल लेते हैं, डिसॉल्व मतलब घोल लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है सॉल्वेंट। और ऐसे सब्सटेंस जो जाकर के किसी सब्सटेंस में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड। तो घुलने वाले कौन? सॉलिड। घुलाने वाले कौन? पीने वाले कौन? ये पिलाने वाले कौन? इधर।
घुलने वाले कौन? सॉल्यूट। घुलाने वाले सॉल्यूट। आ जाओ। द सब्सटेंस which dissolved, वाह, dissolved in the solvent, उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया क्या? और ये जो सॉल्वेंट है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मानते हो बात को? इधर आ जाओ। ये जो होते हैं स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बात को समझ गया क्या? आगे चलते हैं। इतनी बातें समझ, एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूं। देखो, ये मान लो कि ये हो गया तुम्हारा वाटर है, पानी। यहीं पर समझ लेते हैं। ये जो वाटर है और ये जो बालू है, बालू क्या है? इसमें आकर के घुल रहा है। तो बालू क्या है? जो घुलता है वो बोलते हैं सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट कौन है? बालू। और ये जो पानी है ये क्या है? सॉल्वेंट। क्या कर रहा है? ये घुला रहा है। नहीं समझ पा रहा है? चलो आराम से देखो। इसमें मैं डालता हूं पानी। अगर मैं इसमें पानी डालता हूं तो ये हो गया हमारा पानी, और इसमें मैं डाल रहा हूं नमक। क्या डाल रहा हूं मैं? साल्ट। इसमें अगर मैं साल्ट डाल दूंगा तो बताओ मैं किसमें डाल रहा हूं? इसमें। तो ये पानी जो है इस साल्ट को क्या करेगा? घुलाएगा। क्या करेगा? घुलाएगा। लो डाल दिया। क्या कर रहा है? पानी क्या कर रहा है? इस सॉल्ट को घुला रहा है। क्या कर रहा है? घुला रहा है। पानी क्या कर रहा है? इस सॉल्ट को घुला रहा है। सॉल्ट जो है कौन से मीडियम में, किस तरीके के, किस चीज में जाकर घुल रहा है? तो पानी में घुल रहा है। किसमें? पानी में घुल रहा है। तो जिसमें कोई भी अदर सब्सटेंस घुलता है, बोला हूं मैं, द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स, डिसॉल्व्स मतलब घुलाता है, द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन इट। तो पानी डिसॉल्व्स मतलब घुलाता है नमक को अपने अंदर, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहां पर कौन है सॉल्वेंट? पानी। और क्या है सॉल्यूट? नमक। क्यों? क्योंकि वो जाकर के घुल रहा है। तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात यहां पर स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। पानी इसमें ज्यादा है कि नमक? पानी। क्या है? पानी। तो पानी जो अधिक रहता है सॉल्यूशन में, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा रहता है? सॉल्वेंट। कौन सा कंपोनेंट कम रहता है? तो तुम्हारा सॉल्यूट। समझ में आ गया? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं भाई कि सॉल्यूशन का हम लोग टाइप्स देख चुके हैं, सॉरी कंपोनेंट्स देख चुके हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख चुके हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन सब क्या समझते हैं? ये बताता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute dissolved in given solvent। दिए गए सॉल्वेंट में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का घुला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म है। पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज में क्या करते हैं हम लोग? आराम से सुनना मेरे भाई। मास बाय मास परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं, निकालने के लिए हम लोग करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर जो मास लेते हैं वो ग्राम लेते हैं। किसमें लेते हैं? ग्राम में। और इसका भी ग्राम में, गुणे 100। इसको बोलते हैं हम लोग मास बाय मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। एक और आता है फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा, न्यूमेरिकल है, बनवाता हूं अभी अभी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको बोलते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आ गया क्या मेरा नाम? आगे चलते हैं। एक और टर्म होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी समझ लेते हैं भाई। उसमें क्या है सब समझ लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कवर हो गया आप लोगों का। एक सब कुछ समझ में आने के बाद इतना समझ में आ गया क्या भाई, मास परसेंटेज क्यों कहता है, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, समझ में आ गया क्या। अब दो तरीके के सॉल्यूशन और होते हैं, उसको भी यहीं पर समझते हैं और इसके बाद में सॉल्यूशन का रफा दफा करेंगे। सॉल्यूशन दो तरीके के, इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये जो सॉल्यूशन है ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो गया है, अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सेट हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब क्या, इनफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि जितना घुलना चाहिए था वो घुल चुका है, अब उससे अगर ज्यादा घुलाओगे तो वो घुलेगा नहीं, जा करके कहां बैठ जाएगा, पेंगनी में, कहां पर, एकदम बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। कैन नॉट डिजॉल्व एक्स्ट्रा सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें कैन नॉट डिजॉल्व एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, उस गिवन सॉल्वेंट में जितना घुल गया है उससे अगर ज्यादा घुलाओगे तो वो घुलेगा नहीं, वो हो गया सैचुरेटेड। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, घुल सकता है। ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये हो गया सॉल्यूशन का पूरा एक स्लाइड में पूरा का पूरा क्लास खत्म। जल्दी नोट करो इसको। ये सब समझने के बाद में एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जांपल का 2.1 एनसीईआरटी एग्जांपल 2.1। ये क्वेश्चन कर रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaCl है मेरे भाई, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट का क्या दे दिया है, मास दे दिया है कितना, 40 ग्राम। और क्या कर रहा है कि 320 ग्राम ऑफ वाटर, जब वाटर है तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। 320 ग्राम क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास। उसका हम कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए मास बाय मास परसेंटेज में इसका कंसंट्रेशन। चलिए कर देते हैं, बहुत इजी सवाल है। देखो सबसे पहले बनाने का नियम कि क्या क्या दिया है, गिवन। सबसे लिखेंगे पहले गिवन, क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया भाई, 40 ग्राम। ये क्या है, NaCl है, सॉल्यूट क्या है, NaCl कॉमन साल्ट। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 320 ग्राम। क्या है सॉल्वेंट ग्रुप में, H2O, वाटर। क्या है, वाटर। कहीं पर हम लोगों को पता चल रहा है कि सॉल्यूशन कितना होगा। अब भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे दिया है तो हम लोग सॉल्वेंट का मास नहीं निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास नहीं निकालेंगे, मास ऑफ यहां पर लिखेंगे, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 320 में 40 जोड़ेगा तो 360 ग्राम। कितना आ गया, 360 ग्राम। अब बात करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंटेज, यही बोला ना, मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे, है ग्राम में सब। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आ जाओ इधर, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम। कितना, 40 ग्राम बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, आया अभी खाली 360 ग्राम इनटू 100, कटाओ 9, और यहाँ पर करोगे 100/9 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 81 90, तो 1 99 पॉइंट ऐसे ही कुछ आया, ठीक ना। लो इधर देखते हैं भाग, 1910 फिर 19 ऐसे कर करके 111 आएगा, ठीक है। इतना परसेंटेज तुम्हारा मास बाई मास परसेंटेज आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया तुम्हारा ये एक क्वेश्चन का आंसर। ये सब आप लोग नोट करेंगे प्लीज। इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद में इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन में हम लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें हम लोग सस्पेंशन, कोलाइडल बिलियर और टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लास्ट मोमेंट पर हम लोग आ चुके हैं, प्लीज धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम लेते हुए। सस्पेंशन देखो, सबसे पहले हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, हेट्रोजीनियस मिक्सर ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक का नाम होता है सस्पेंशन, एक का नाम सस्पेंशन और दूसरे का नाम होता है कोलाइड।
कोलाइड या कोलाइडल। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं सस्पेंशन के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन। अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the particles do not dissolve and suspended throughout the mixture ऐसे तरीके का हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं वो घुल नहीं पाते हैं। क्या होता है? नहीं पाते हैं, घुल नहीं पाते हैं। जैसे बालू नहीं घुल पाता है पानी के अंदर, और पूरे के पूरे बल्क में वो छितराए रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो डू नॉट डिसॉल्व एंड घुले नहीं होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर्स। और एक बात, ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी कैन बी particles can be seen by naked eyes। खुली आंखों से हम लोग इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। समझ में आ गया क्या? क्यों? बिकॉज these are big in size, थोड़े से बड़े होते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। अगर हम इसको इस सॉल्यूशन को, इस तरीके के मिक्सर को हम लोग छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं नीचे आते जाते हैं, मतलब सेटल डाउन होते जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल ये मिक्सर्स होता है। क्या बोला मैं? when we left the suspension undisturbed then the particles settle down। जब ये हमको नीचे आते हुए प्रतीत होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? नीचे बैठने लगते हैं। तो जब हम देखते हैं ये तो रुक ही नहीं रहा है, जो ये नीचे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये अनस्टेबल नहीं, मतलब ये स्टेबल नहीं है, एकदम घूमता फिरता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। So we can say the suspension is a unstable mixture। ये हो गया तुम्हारा सस्पेंशन की पूरी कहानी। और एक बात करते हैं हम कोलाइडल के बारे में। व्हाट इज द कोलाइडल? ये भी आसान है इसी की तरह, या फिर इसको कोलाइड बोलो या फिर इसको कोलाइडल बोलो। कोलाइडल सॉल्यूशन मत बोलो, कोलाइडल मिक्सर बोलो, कोलाइडल मिक्सर। ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है सस्पेंशन की तरह, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये जो होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर in which the particles uniformly distributed, yeah, uniformly spread in the mixer and स्प्लिट इन मिक्सर्स एंड छोड़ो इसको यहीं रखते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज से इन पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज these are a smaller size। ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपेयर में स्मॉलर साइज के होते
है, इसीलिए इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से और बात। ये जो अब इसको हम लोग सस्पेंस ये लेफ्ट कर दिए थे, सस्पेंशन मतलब कि छोड़ दिए थे, मतलब अनडिस्टर्ब नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये नीचे सेटल डाउन होते जाते थे, लेकिन तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं जब हम लोग इसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्टेबल है। क्या है ये? अस्टेबल है। व्हेन वी लेफ्ट, व्हेन वी मतलब हम लोग छोड़ देते हैं, व्हेन वी लेफ्ट द कोलाइड undisturbed, then the particles don't settle down, so we can say the colloid is a stable मिक्सर। समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं ना? क्योंकि जब एकदम स्टेबल है, नीचे जाता हुआ प्रतीत ही नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ये स्टेबल हो गया, ये घूमता फिरता अब नहीं है। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का, टिंडल इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इस साइंटिस्ट को देने वाले जो मतलब इस फैक्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टिंडल, इसी उन्हीं के नाम पर ये टिंडल इफेक्ट नाम पड़ा है। समझ में आ गया? ये होता है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द scattering of light beam when passing through suspension or colloidal solution, colloidal mixer। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब हम लोग एक, मान लो कि इस ग्लास में मैं पानी लेता हूं, इस ग्लास में पानी है मान के चलो, और ये सॉल्यूशन जो है वो है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे जाते हुए प्रतीत होते हैं। यहां से थोड़ा सा नीचे जाता है, दिखा दो, ठीक, और यहां पर दिखा दो तुम वाटर का लेवल, ठीक आएगा समझ में? और ये हो गया तुम्हारा सस्पेंशन। अब दिखा दो तुम यहां पर एक गिलास में तुम्हारा हो गया, ये जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं। क्यों छोटा छोटा दिखाया हूं? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। और यहां पर तुम दिखा दो वाटर, इसमें उसमें क्या अंतर है? इसमें के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर छितराए हुए नजर आते हैं। कैन नॉट सीन बाई, इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड आगे क्या समझ में? इसका जो एग्जांपल है वो है मिल्क, फोम, ये सारे जो एग्जांपल है वो कोलाइडल के एग्जांपल है। एरोसोल जो एग्जांपल है वो कोलाइडल का एग्जांपल है। बात करते हैं हम टिंडल इफेक्ट के बारे में। अगर मैं यहां से लाइट पास कराऊं, मान लो कि मैं यहां से क्या करा रहा हूं, एक लाइट पास करा रहा हूं, ये लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट जा रहा है, यहां से लाइट जा रहा है, तो ये जो लाइट जब इसमें से पास करेगा, इस सस्पेंशन में से या फिर इसमें से कोलाइडल में से, तो यहां पर इस लाइट का जाता हुआ रास्ता दिखाई देगा। क्या होगा? इस लाइट के जाते हुए रास्ते दिखाई देंगे। इसका स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग मतलब फैलाव होगा। इस लाइट के बीम का हम लोग फैलाव देखने को मिलता है। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है भाई? फैलाव, मतलब कि जो लाइट है ना वो फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, और लाइट के बीम का हम लोग स्कैटरिंग देखने को मिलता है। और इसमें भी सेम वैसा ही देखने को हम लोगों को मिलता है। मतलब लाइट जो है फैल जाती है और फैलने के बाद में ये स्कैटरिंग हो जाता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो वही बोला हूं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम व्हेन पासिंग थ्रू सस्पेंशन एंड कोलाइडल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया क्या भाई? यहां से भी अगर लाइट को पास करूंगा तो क्या होगा? हमारा जो लाइट है वो फैल जाएगा। और लाइट का जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट मैक्स विजिबल, मतलब कि जो रास्ता है वो भी दिखाई देता है, जैसे कि इसमें रास्ता दिखाई देगा, मैक्स विजिबल। आ गया क्या समझ में मेरा भाई? तो ये था तुम्हारा टिंडल इफेक्ट, ये था तुम्हारा सस्पेंशन कोलाइडल
और टेलर इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक होता है चैप्टर खत्म, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मैं प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है और ये जो क्वेश्चन है देखते हैं इसको थोड़ा। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है। 36 ग्राम ऑफ NaCl, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर। कितना वाटर? 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट एट 293 केल्विन। इसका कोई काम नहीं है। फाइंड इसका कंसंट्रेशन निकालो इसी टेंपरेचर। चलो कोई बकवास कर रहा है, सॉल्यूशन देते हैं। सेम क्वेश्चन जो मैं बनाया हूं वही है। गिवन क्या दिया है भाई वो देख लेते हैं। तो हमारा दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम। सॉल्यूट ग्रुप में क्या है? NaCl प्रेजेंट है, सही बात है। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। कितना है? H2O है। बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, हम लोगों को तो सॉल्यूशन के मास से भी ना मतलब है, फार्मूला मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 136 ग्राम। समझ में आ गया क्या? अब लगाओ फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? मास परसेंटेज इक्वल टू मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन 136 ग्राम बटा में गुणे 100। इसका करो मतलब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 12 और 1 गया तो 14 16। समझ में आ गया क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा 50 और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से करा लो 25 गुणे 9 बटा में 11। जितना आंसर आएगा उतना परसेंटेज तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? यही था हमारा चैप्टर। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सब आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप लोग कर चुके हैं, कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ तक था हमारा जर्नी जिसमें हम लोग बहुत सारा इस चैप्टर को पढ़े हैं वन शॉट में। समझ में आया होगा आप लोगों को, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आया है और किसी टॉपिक्स में दिक्कत हुआ है या फिर कोई टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा, अपना गुरु दक्षिणा दे करके जाइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये क्लास समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो एक बार अपना नोट्स का एक बार फोटो भी कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।